राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला वीडियो है मेरा, इसीलिए अब राम राज में आप लोगों का स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि अब जब राम राज आ गया है तो अच्छी बात है, काफी लोग उत्साहित हैं देश के। उसी राम राज में जहां प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था अयोध्या में, उसी स्टेट में एक कमांड ऑफिस है सहारा इंडिया करके। अगर उस ऑफिस से लोगों का भुगतान या पेमेंट मिल जाए जो लोगों ने जमा किया है पिछले 15-20 साल से, तो इससे बड़ा भव्य आयोजन हो सकता है अगर सबका भुगतान हो जाए तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर बना है और उत्तर प्रदेश में ही कमांड ऑफिस है सहारा इंडिया का। तो सरकार को इस तरफ भी जरूर देखना चाहिए कि इन लोगों का क्या करना है। ये रहा बात राम मंदिर से संबंधित। अब आज के वीडियो में हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है सहारा बैंक खुल रहा है, दूसरा है ओपन ऑफिस करिए आप जिससे कि भुगतान ऑफिस से कर दिया जाए, और तीसरा है क्यूसॉप का अपडेट देंगे, और चौथा है एम्बार्गो हट गया है। ये भी बहुत सारा लोग जिसको कोई काम धंधा नहीं है तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं, सहारा के पक्ष में सहारा के विपक्ष में। हमने पहले भी वीडियो बना के बताया था, हम लोग 1 साल पहले, कि सहारा को बैंकिंग में जाना चाहिए और सजेशन भी दिया था ताकि डूबे ना सहारा। ये मेरा वीडियो अभी भी अवेलेबल है 1 साल पहले का। वो समय था जब इतना यूट्यूब पे रहता नहीं फैला था, कंपनी का सिचुएशन कंट्रोल में था, सुब्रत राय सहारा जी थे। तो हमने सबसे पहले यही बोला था कि अगर आपको अपना विश्वास दोबारा हासिल करना है तो बैंकिंग का लाइसेंस लेके और पैसा देने के पहले एटीएम पकड़ाइए या डिपॉजिट करने के पहले जो भी जमा करते हैं उसके हाथ में, ताकि उसको लगे कि मेरा पैसा सुरक्षित है। क्योंकि आपका नेटवर्किंग है एजेंटों के थ्रू, इतना तो निगेटिव हुआ तो हुआ, लेकिन अगर आप बैंकिंग का लाइसेंस लेके आते हैं और बैंकिंग के क्षेत्र में ही अगर डिपॉजिट सेविंग ये सब करते हैं, जेन्युइन जैसे और सब प्राइवेट बैंक चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। लेकिन इस का लमसम 2 साल होने जा रहा है। सुब्रत सहारा जी भी चले गए और कोई भी उसके बाद एक भी पॉजिटिव पहल, वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंफॉर्मेशन सहारा ने ऑफिशियली नहीं जारी किया है सकारात्मक, सिवाय जान बचाने के अपने। और बेल फाइल करने से इसको फुर्सत नहीं है कि ये इस तरफ भी जाएगी कि बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है, नंबर 1। दूसरा ये है कि बैंकिंग लाइसेंस लेके करेगी क्या। अगर जिन लोगों को रोजगार का लगा है कि हम सहारा बैंकिंग लाइसेंस लेगी आपको रोजगार देगी, तो भूल जाइए। अगर आपको रोजगार बैंकिंग के क्षेत्र में करना है तो जितना बैंक चल रही है अभी, सब में कहीं ना कहीं बहुत सारा तरीका है जिससे जुड़ के आप कमा सकते हैं। सहारा का अगर बैंक भी आज के डेट में खुलता है तो लोग नहीं जुड़ेंगे। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सहारा बैंक ऐसे, तो जेन्युइन चीज ये है कि सहारा की तरफ से ऑफिशियली अनऑफिशियली कहीं से कुछ नहीं बोला गया कि हम बैंक खोल रहे हैं। ये लोग जो बेरोजगारी का नतीजा है यूट्यूब पर, उन लोगों का करामात है कि कुछ ना कुछ फकूफा छोड़ते रहते हैं। तो उन्हीं लोगों से बचाने के लिए हमको वीडियो बना के फिर बोलना पड़ता है आप लोगों को कि ऐसा ऐसा लोग कब बोल रहे हैं, इसके चक्कर में आप लोगों को नहीं रहना है। एक आदमी आया कि एम्बार्गो हट गया है, कोई भी सहारा के अगेंस्ट भी बोलना है तो जानकारी लेके बोलना है। हम पहले भी बताए हैं कि नोटिस भेजेगी सहारा। बहुत लोगों का चैनल, हमको लगता है कि 99% ऐसे हैं जो सहारा पे वीडियो बताते हैं, उनका एक बार चैनल डिलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जानकारी सही रहेगा नहीं, बोल देंगे। और यूट्यूब पर ऐसा है कि वीडियो डिलीट करने के बाद भी वो चीज यूट्यूब से मंगाया जा सकता है कि आपने क्या बोला था। बोल दिए थे, उस जाने में अनजाने में नहीं पता था यूट्यूब का गाइडेंस की गाइडलाइन की क्या होता है, उनका चैनल डिलीट हो चुका है एक बार, और दोबारा वो फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ा है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन देना है, नहीं देना है, उसका नतीजा क्या हो सकता है। सहारा के अगेंस्ट में भी बोलना है तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए, कुछ ऐसा चीज बोलिए जिससे कि हाँ लगे सहारा को भी कि ये आदमी सही बोल रहा है। सहारा का कौन आदमी आके बोला है कि बैंक हम खोलने जा रहे हैं, और बैंकिंग होता क्या है ये भी उन लोगों को नहीं पता है। बैंकिंग में होता है कि जिसके पास पैसा रहता है, प्राइवेट बैंक हम बात करते हैं, सरकारी को तो गोली मारिए, सरकारी तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी नहीं खुलेगा। प्राइवेट में अपना पूंजी लोग लेके आता है, पैसा रखा रहता है उसको बांटने के लिए कि हम ज्यादा इंटरेस्ट पर लोगों को लोन देंगे
और लोग अगर हमारे पास डिपॉजिट करते हैं तो उस पर कम इंटरेस्ट देंगे, बीच का फायदा हमको होगा। लेकिन कुछ पैसा अपना 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ लेके आते हैं कैपिटल, उससे भी नहीं होता है तो आरबीआई से लोन लेते हैं। ये सिस्टम है बैंकिंग का कि आप पैसा लीजिए और अगले वाले को लोन दे दीजिए। सहारा में क्या सिस्टम था, जो आपका पैसा जमा है, एलआईसी में अभी 90% तक लोन मिल जाता है तुरंत, उसको लिक्विड माना जाता है, जितना आपका वैल्यू है उसका 90% लोन मिल जाए। लेकिन सहारा के पेपर पर कोई कुछ नहीं होता था। सहारा ही देती थी, लेकिन वो मतलब 1-2% लोगों को मिलता था जब सही से फाइनेंशियल और कमर्शियल कंपनी चलता था तब। उसके बाद तो कोई माई बाप ही नहीं है तो उसका तो बातें हटाई। तो इसको आरबीआई का लाइसेंस मिला था फाइनेंशियल में, नॉन बैंकिंग का, वो नहीं संभाल पाई, हॉस्पिटल बिक गया। तो सब कुछ जब खत्म हो गया, जहां प्रॉफिट है, जहां सब कुछ सिस्टमेटिक है, मात्र 78 करोड़ के लिए ये डाइवर्ट कर दिए थे, अपने अकाउंट में ले लिए सहारा लाइफ से, उसके चलते उसको हटाना पड़ रहा है। वहां 78 करोड़ नहीं है। और आप लोग बात कर रहे हैं कि बैंकिंग का लाइसेंस लेके आएगी तो लोगों का क्या होगा, कौन लोग इसमें पैसा जमा करेंगे? किसी को कुत्ता काटे रहेगा वही ना सहारा में पैसा जमा करेगा, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे मोदी जी आके कल बैठ के बेचने लगे कि सहारा का शेयर है ले लीजिए, अच्छा सहारा का बैंक जमा कर दीजिए, नहीं करेगा। इनके सबसे अपने थे एजेंट, उन्हीं को सबसे ज्यादा इन्होंने परेशान किया है, परेशान किया, लाइफ चौपट कर दिया है। क्योंकि जमाकर्ता से ज्यादा पैसा एजेंटों का है। उनका भी भुगतान ये ब्रांच से या अलग कहीं व्यवस्था करके नहीं कर रहे हैं। उनका बहुत लोगों का सैलरी बाकी है, पीएफ बाकी है, सब कुछ बाकी ही है। उस कंपनी से लोग उम्मीद करते हैं कि बैंकिंग का लाइसेंस लाएंगे, सबको रोजगार दे देंगे, लोग कल से पैसा जमा करने लगेंगे। तो इसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसके चक्कर में आप लोग नहीं पड़े। रहा बात एम्बार्गो का, तो एम्बार्गो है सहारा पे, हमने कभी नहीं कहा कि एम्बार्गो हट गया है। रियल एस्टेट और हाउसिंग पर है, और जो लिख के दी है सहारा कि ये मेरा संपत्ति है सुप्रीम कोर्ट में और इसको बेच के हम जमा करेंगे सहारा का पैसा, मात्र उतने पर बड़ा बड़ा संपत्ति पर एम्बार्गो, चूंकि वो नजर आने वाला है उस पे है, या रियल एस्टेट हाउसिंग कंपनी में है उस पे है। बाकी जो सीज किया हुआ है पैसा या प्रॉपर्टी नाम से, उसको ये नहीं बेच सकती। और एम्बार्गो हटा भी था, इसमें भी सच्चाई है। तो बात लोग पूरा जानते नहीं है और बताने लगते हैं, इसी में कंफ्यूजन बढ़ता है। एम्बार्गो हटा भी है, लेकिन कंडीशन है उसके साथ। एम्बार्गो हटाने के बाद ये बोला गया है कि जो भी पैसा सेल होके आएगा सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी पर, वो पैसा सहारा सेबी में पहले आएगा। उसके बाद अगर सेबी एनओसी देगी तो कुछ जो होना होगा वो होगा। ये है फैक्ट। आज तक सहारा लिख के दे रही है कोर्ट में कि हमारे टोटल ग्रुप पे एम्बार्गो है, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि एम्बार्गो हट गया है? एम्बार्गो है, कंडीशनली हटा हुआ है कि अगर बेचिएगा तो सहारा सेबी में जमा करिएगा संपत्ति। दूसरा पॉइंट होता है कि रेवेन्यू होता है एक, कि आप व्यापार करने पे कहीं रोक नहीं है। संपत्ति बेच के चुकता कब किया जाता है? जब कंपनी डूबने लगती है, बंद होती है, लिक्विडेट होती है। एक होता है कि आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जैसे एमबी वैली का कोर्ट भी ऑर्डर दिया था कि अगर उससे कुछ रेवेन्यू आता है तो वहां का एक्सपेंस वहां से किया जाएगा। उसमें ताला लगा देने से तो उसका लॉस होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी दिया हुआ है कि वहां का कुछ अगर रेवेन्यू आता है होटल से, इससे उसका मेंटेनेंस ये सब जरूरी है, नहीं तो वो भी संपत्ति आपका जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारा कंडीशन है। तो जब तक सही बात नहीं जाने, मार्केट में नहीं बताएं। एम्बार्गो है, कंडीशनली हटा हुआ है, लेकिन ये चीज अभी तक क्लियर नहीं है कि सहारा ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं। ये कहीं डिस्क्लोज ऑफिशियली सहारा नहीं की गई है, सहारा के द्वारा नहीं किया गया है। और अगर कंपनी एक्ट से आप निकालते हैं तो रिलेटेड पार्टी सब्सिडरी का लिस्ट निकलता है, जिसमें 200-300 कंपनियां आती हैं। लेकिन अगर रियल एस्टेट और हाउसिंग का मामला था तो बाकी सब कंपनियों से ना सेबी को मतलब है, ना किसी भी कोर्ट को मतलब है कि उसको उसके संपत्ति को रोक दिया जाए, और ना ये कभी तक क्लियर हो पाया कि कितना कंपनियां हैं, कितने पे एम्बार्गो है। तो इसीलिए जो चीज आप लोग नहीं जानते हैं उसको पब्लिक को नहीं बताएं। ये रहा बात, दो भ्रम जो फैला हुआ था आपका बैंकिंग का और एम्बार्गो का, ये खत्म हो गया। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो इससे आप लोगों का कोई संबंध नहीं रहेगा। अगर बैंक भी खोलेगी तो अपना सिस्टमेटिक 10-20 हजार कर्मचारी रख के काम करेगी, काम करना होगा तो, और आरबीआई के गाइडलाइन में करेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एजेंटों का क्या मिलने वाला है?
उसमें रोजगार के माध्यम से 1 लाख लोगों को कैसे रोजगार देगी? मान लेते हैं कि 1 ही लाख लोग एक्टिव हैं या इसके पीछे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फिर से चालू हो जाए। तो एक बार तो आप काम किए तो आपका ये दुर्दशा हो गया कि जमा किया हुआ घर का ही पैसा चला गया। अब फिर ये अगर सहारा नाम लेके आती है तो उसे दूर दूर तक लोग भागता है। अभी इसको बेल लेने से नहीं फुर्सत है इसके चेयरमैन और इसको, वो लोग को आरबीआई बुला के लाइसेंस दे रहा है कि अमित शाह बोले कि बैंकिंग में जाइए। तो अगर आप एक काम जेल में भी कोई रहता है तो होता है कि अच्छा से रहा तो इसको साल भर पहले ही छोड़ दीजिए। ये तो इसका ये हाल है कि सब डिपार्टमेंट को, सीआरसी हो, आरबीआई, सबको अफसोस है, चाहे सेबी हो, कि ये कहां से हमारे चक्कर में, हम इसके चक्कर में पड़ गए। इतना न मेल कंप्लेन लोग रोज जाता है। फिर आरबीआई ऐसा पंगा लेगी। इस बहुत सारा सेबी के द्वारा ब्लैकलिस्ट डायरेक्टरों को किया गया था कि 4 साल तक अगर इनके ग्रुप के कोई भी डायरेक्टर आते हैं तो कोई लाइसेंस नहीं देना है, क्योंकि जिस हिसाब से पेच फंसाए लोगों का पैसा खाली गबन करने के लिए, उस चक्कर में अपना तो कंपनी डूब ही गया। ले दे के 1 लाख करोड़ का जो ब्याज है अभी वो डूबते हुए दिख रहा है लोगों का, पोर्टल आने के बाद भी। कि बात हो रहा है प्रिंसिपल का, वो भी 10,000 का। तो ब्याज क्या हो गया? लोग ब्याज के लिए पैसा इन्वेस्ट किए थे। तो जेन्युइन आदमी के साथ आप लोग चैनल पे भी, किसी भी चैनल पे जो जानते हैं कि जेन्युइन है, सही न्यूज है, उसी को देखिए। बाकी लोगों को थोड़ा आप लोग कम देखिएगा तो अब आगे से सुधार करेंगे कि इस तरह का न्यूज जो कि जिसका उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है वो क्यों दे रहे हैं। अगर देने से क्या फायदा? आपका व्यू आएगा। इसके अलावा अगर सहारा बैंक खोल देती है तो भी एजेंट लोगों को क्या मिलेगा? उसमें पब्लिक का पैसा आता है, आरबीआई का सब रेट रहता है कि इस रेट पे जमा होगा, इस रेट पे आप लोन देंगे। उसमें एजेंट कहां से इन्वॉल्व होंगे? एजेंटों के लिए अगर रोजगार सहारा बैंक से मिल सकता है तो एसबीआई से क्यों नहीं मिल सकता है? बाकी अभी जो बैंक हैं उसमें क्यों नहीं जुड़ के, जो उतना काबिल होंगे वो जुड़ जाएंगे। बहुत सारा सिस्टम है बैंक से जुड़ के अनऑफिशियली ऑफिशियली कमाने का। लोन कोई करवाता है, कोई अकाउंट खुलवाता है, कोई उसमें क्लर्क है, कोई ऑफिसर है। लेकिन इन लोगों के लिए क्या लाएगी? कमीशन लाएगी कि एफडी कराइए तो कमीशन देंगे। तो कमीशन देंगे तो बाकी सब बैंकों में लोग क्यों नहीं जमा करेगा कि सहारा में करेगा? और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर वही दिखाने वाला 12% दीजिएगा और पता चलेगा कि जिस दिन भुगतान करना है उस दिन आपका ऑफिस से गायब है। अभी 5,000 शाखाएं इनका दिखाया जा रहा है पोर्टल पे, उसमें से कितना ओपन है? आपके सही तरह से स्टैंप नहीं लगा हुआ है। बैंक अकाउंट बहुत सारा सोसाइटियों का ब्रांच में नहीं था। ये तो पोल अब खुल रहा है। इन लोगों को केवल पैसा से मतलब था। सिस्टम, नियम, कानून और रूल को तो माय बहनी किए हुए हैं एकदम। ये आप लोग जान लीजिए। तो जिससे एलआईसी का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, सेबी का हो गया, या एमसीए का गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो पाया, उससे बैंकिंग का आप लोग उम्मीद कर रहे हैं। आ जाइए अब क्यू शॉप पर। अगर आपको सही से कंपनी चलाना रहेगा तो पहले जो चीज का पैसा लिए उसका भुगतान कर देते, तब ना होता कि ठीक है अगले बार आपको हम जमा कर देते। लोग री इन्वेस्ट करता था सहारा में भी तभी जब आप समय पर भुगतान कर देते थे। उसी लालच में लोग रियल एस्टेट से क्यू शॉप में चले गए कि अच्छा बदल रहा है तो इधर से उधर जाएगा, क्यू शॉप से सोसाइटी में चल जाएगा, 2 साल बाद हमको मिल जाएगा। तब आपका रेपुटेशन ठीक था, गुडविल ठीक था। लेकिन जब आप इसी भरोसे रह गए कि खाली हमको इधर से उधर करना है, मेरा व्यापार कुछ नहीं है, जो है सो खाली एजेंट हैं कि हम लोग 1 लाख है या 10 लाख है तो जो कहेंगे वही सरकार कहेगी, या आरबीआई को झुकना पड़ेगा, सेबी को झुकना पड़ेगा। तो सब है, अभी आरबीआई भी है, सेबी भी है, डीए भी है। आप बर्बाद हो गए। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़े आप। लीगल में जो लोग हैं वो जाएं, वो उसी तरह से भुगतान होगा। हाँ, चलाना ही है तो आपको ब्रांच, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ओपन करके पैसा मिलेगा। ब्रांच बंद करने के लिए कौन सा ऑफिस ऑर्डर दिया है कि इनका ब्रांच बंद कर दिया जाए? एनआई पे रोक लगा है कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रिन्यूअल नहीं काटेंगे, क्योंकि अब रिन्यूअल काटते हैं तो इधर से उधर कर देते हैं। बाकी पेमेंट करने पर कहीं रोक नहीं है। रहा बात सहारा सेबी का, तो सहारा सेबी में मात्र 2253 सोसाइटियों का था, वो पैसा आ गया है, भुगतान हो रहा है। बाकी जो पैसा है इस 80,000 करोड़ में, जिसमें से 62,000 करोड़ एमबी वैली में लगाए हैं, उसमें से क्यों नहीं लाके आप भुगतान कर रहे हैं? आप बोलिएगा कि एमबी वैली पे एम्बार्गो है, तो एमबी वैली का वो लोग वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ जो बता रहे हैं, उसमें से 10% बेचे, 40,000 करोड़ लेके आए, 25,000 करोड़ पुरा दे सेबी में,
अब बाकी का 15,000 करोड़ से भुगतान कर दे, कल ही आपका बिजनेस चलने लगेगा। हमारे वीडियो बनाने से, किसी के नेगेटिव बनाने से थोड़ी ना रुकेगा कोई कंपनी, नहीं रुक सकता है। लेकिन वो तो आपको करना नहीं है, लोगों को खाली भरमाना है कि सहारा से भी, सहारा से भी, सहारा से भी। हाँ, रहा बात 5 लाख से ऊपर, पोर्टल बोल रहा है कि ITR बैंक स्टेटमेंट लाइए। अगर आप साथ में है एजेंट लोगों के ही, जमाकर्ता को गोली मारिए। एजेंट के बदौलत अगर सहारा खड़ा हुई, अगर उनका भी साथ देना है तो कम से कम एजेंटों का जिसका 5 लाख से ज्यादा है उनका भुगतान कर दीजिए। ये ब्रांच से भुगतान कौन मांग कर रहे हैं? एजेंट कर रहे हैं कि बहुत सारा बुरा तरीका से वो फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि ब्रांच खुलेगा तो फिर हम अपना जैसे के तैसे कर लेंगे, लेकिन वो होगा नहीं। अगर आप उनके ही पक्ष में काम करना चाहते हैं, आज आप उनके शुभचिंतक हैं, तो उनका ही भुगतान शुरू कर दीजिए। केवल एजेंटों का ब्रांच से होगा और 5 लाख से ऊपर है तो पोर्टल ही नहीं बोला है कि दूसरी जगह से आपको भुगतान नहीं मिलेगा। पोर्टल से 5 लाख के ऊपर के लिए ITR है, नहीं तो बोला जा रहा है पोर्टल से कि इससे आपका निस्तारण नहीं होगा। बाकी जो रास्ता है अपना अपना, ये सहारा अगर दे देती है, आपको घर पहुंचा देती है, तो इसमें CRCS को दिक्कत है, इनकम टैक्स को दिक्कत कहां से होगा? आप भुगतान दे सकते हैं। मैच्योरिटी जिसका 31 मार्च के बाद पूरा हुआ, उसका भी आप ब्रांच से देख सकते हैं। डेथ क्लेम का कोई प्रोविजन पोर्टल पे नहीं है, बाकी आपके ब्रांच से तो बोला ही गया है कि आप करिए। आपका बंद करने के लिए कौन बोला? आप तो खुद बंद करके भागे हुए हैं। तो ये सब भ्रम भ्रांतियां हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, जिनका पैसा, जो बहुत लोग क्या किए थे कि बॉन्ड ले लिए थे, पैसा दे दिए थे पार्टी का, तो वो लोग चाह रहे हैं कि फिर ब्रांच खुले कि ये सब जो एडजस्टमेंट है वो हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि हो जाए, उन निकल जाए जैसे भी, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि पैसा आपको देना है सहारा को। CRCS दे रही है, वो इतना लोग थे, हल्ला हंगामा हुआ, तो उसको शांत करने के लिए एक पोर्टल ला दिया गया, 10, 20, 50 हजार मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल एजेंटों के शुभचिंतक हैं तो कम से कम इसका डेथ क्लेम का ही कर दीजिए कि ब्रांच से डेथ क्लेम शुरू हो गया है, आप जाके लीजिए। मैच्योरिटी जिसका 31 मार्च के बाद पूरा हुआ, लेकिन आज के डेट में मैच्योरिटी होगा, तो आज तो ना पोर्टल पे जा सकते हैं ना कहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगा जब डेट लगेगा, तो कि बाकी लोगों का क्या करना है। इसमें सबसे बड़ी दोषी तो CRCS है, जो कि लिक्विडेशन नहीं कर रही है। इतना कुछ होने के बाद CRCS को लिक्विडेशन में जाती तब ना सब लोग का पैसा क्लियर होता कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ नहीं हुआ, सोसाइटी को नहीं चलना है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सारा ये संपत्ति ठिकाने लगा दीजिए, उसके बाद बचेगा क्या? बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है सोसाइटी में ऐसा कि जैसा आपका पैसा डूब सकता है। अब तो खैर लोग मान ही चुके हैं कि जो भगवान भरोसे है, जो मिलेगा वो मिलेगा। तो यही सब कंफ्यूजन था, उसको हमने सोचा कि दूर कर दें। लास्ट में क्यूसब का जानकारी दे दें कि क्यूसब का 6 तारीख को हियरिंग है NCLAT में, अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT का होता है। इसका CIRP होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में कंपनी जा चुकी है। हमने एडवोकेट लोगों से संपर्क किया है कि क्या इसमें होगा आगे। उन्होंने बताया है कि 6 तारीख वाला हियरिंग देख लीजिए। अगर इसी केस में कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है तो सबसे क्लेम मंगाया जाएगा, उसमें केवल आपको फॉर्म भर देना है, एक आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर बीच में ही केस रफा दफा हो गया, कंपनी बच गई, लिक्विडेशन नहीं होती है, तो फिर से हम लोग NCLT चलेंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि मेरा 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है क्यूसॉप में, तो NCLT के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है क्यूसॉप के लिए कि पेमेंट मिले। आप क्यूएसॉप का अगर सहारा चलाना चाहती है तो कुछ बताए, कमर्शियल बताएं, मूर्खदानी में बताएं कि इसका क्या करेगी कंपनी। इसका हमारे मैनेजर लोग बोले हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो जो पैसा उठा लिए आप, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। और जिससे मार्केट से आना है ई-स्कूट में, वो चलेगा। कहीं भी सहारा का नाम नहीं है ई-स्कूट में, तो हम लोग फालतू में उसके पीछे पड़े हुए हैं। जिसको जहां जमा करना है करो। कौन बोलता है कि ई-स्कूट सहारा का है? नहीं है। बाकी तो ठगने के लिए 500 कंपनियां, तो किसके किसके पीछे पड़ेगा? आप लोग अपना ध्यान रखिए कि आपको कैसे बचना है। तो फ्रॉडिया तो 500 है मार्केट में। अभी बहुत सारे लोगों को मैसेज ऐसे ही 10,000 का भेज रहा है कि जानता है कि CRCS से 10,000 आना है, तो फ्रॉड सब मैसेज भेज रहा है कि इस पे क्लिक करके बैलेंस चेक कर लीजिए, और जो आया हुआ भी घर का पैसा रहेगा वो भी निकल जाएगा। तो हम बीच में अपडेट देते देते आप लोगों को समझाते इसलिए हैं कि सहारा तो एक थी, यहाँ 500 सहारा घूम रही है आपको ठगने के लिए। तो अगर आप जागरूक रहिएगा, जानकार रहिएगा कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, तो आगे नहीं ठगाइएगा। ये तो आपका काम तमाम कर चुकी है। तो वीडियो लंबा होता है तो लोग बोलते हैं कि आप वीडियो लंबा बनाते हैं, लोगों को 5 मिनट में सोल्यूशन सबका चाहिए। तो ऐसा सोल्यूशन हमारे पास तो है नहीं।
10,000 का मैसेज आ रहा है सबको सेम, जैसे सीआरसीएस भेजती है कि आपका 10,000 है, आप पता चलेगा, क्लिक करिएगा तो उस पर चल जाएगा। तो ये सब फ्रॉडों से सावधान रहे। 500 तरह का साइबर क्राइम हो रहा है, 2 मिनट में खींच लेगा आपका सारा पैसा। तो जागरूक रहिए, इनको कुछ करना नहीं है। क्यू शॉप में 6 तारीख वाला देख लेते हैं, हम बोले हैं तो कि उसी केस में आइए लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो बोला कि अगर केस में मान लीजिए कि अगर इंसॉल्वेंसी में जाता है तो आइए लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसी में क्लेम मंगाएंगे, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसके अपॉइंट हुए हैं। अगर केस रफा दफा हो जाता है, मान लीजिए जिसका क्लेम है उसका दे देगी सहारा, तो कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है। और इस कंपनी का जो शेयर है वो भी एमबी वैली में है। एग्जैक्ट हम अगले वीडियो में लेके आएंगे साथ में कि एमबी वैली में किसका किसका कितना शेयर है। और एनसीएलटी के अलावा क्यू शॉप का कोई रास्ता नहीं है। तो इस केस में भी हम कोशिश में है कि हम अपने पैसा से आइए लगा दे, किसी से ले नहीं अभी, अपने केवल, क्योंकि बोला जा रहा है कि अगर आइए लगाएं, खर्चा करें या डिसमिस हो जाए, अगर नहीं इंटरटेन किया जाए हमारा कि आप फ्रेश आइए, तो जो जिससे भी पैसा लेके लगवाएंगे या चाहे जो खर्चा करेंगे वो डूब जाएगा। तो अगर हमको रिस्क ही लेना है तो अभी हम अपने पैसा से अगर लग जाएगा तो 6 तारीख वाला में इंटरवेन कर देंगे, और नहीं तो 1 महीना लगेगा हम लोगों को टोटल इस सब प्रक्रिया करने में। सारे लोगों से हम मंगाएंगे, उनका ये वकालतनामा होता है एक, और बॉन्ड का कॉपी, आधार कार्ड, जो भी प्रक्रिया है हम आप लोगों को दे देंगे। हमसे जुड़े रहिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है। और जब से हम शुरू करेंगे क्यू शॉप का प्रोसेस करना एनसीएलटी में जाने का, तो अलग से स्पेशली जूम मीटिंग करके सबको समझा देंगे कैसे कैसे होगा। जो फी लगेगा एनसीएलटी में फाइल करने में, जितना लोग आएंगे मेरे साथ, सब पे प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा उनके पैसे के हिसाब से कि आपका भाई पैसा इतना है तो आपको 500 लगेगा, किसी को 1,000, किसी को 2,000, क्योंकि फी दे के ही एनसीएलटी में जाया जा सकता है। हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम अकेले लगा दें एनसीएलटी में सब लोग के बिहाफ में। हम लगाएंगे तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि पोर्टल आ जाएगा। जो लोग क्लेम फाइल करेंगे, वकालतनामा देंगे और वो अपना बॉन्ड कर देंगे, सब कुछ रिटर्न में, उन्हीं लोगों का क्लेम एनसीएलटी में जाएगा नाम वाइज। और विथ इंटरेस्ट हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 3 गुना 4 गुना पैसा है हम लोगों का। हम लोग जमा किए थे सामान के लिए नहीं, हम लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए कंपनी जमा क्या कराई थी, कन्वर्ट कराई थी रियल एस्टेट और हाउसिंग से। तो हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर हुए और विथ इंटरेस्ट हमको दीजिए इसका संपत्ति बेच के। यही है प्रक्रिया क्यू शॉप का। तो 6 तारीख वाला में देखिए क्या होता है, और अगर हम इंटरवेन करेंगे, इसमें कुछ भी डेवलपमेंट होगा हम तुरंत आप लोगों को अपडेट करेंगे। बाकी कुछ छूट तो नहीं रहा है, इन लोग इस सब से आप लोग दूर रहें, और कोई ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, वीडियो काफी लंबा हो गया। और फिर जैसा अपडेट रहेगा हम करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।